नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज दंगल में जिक्र पुलिस करती रही परेड, डकैतों ने मारी रेड। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक कर डाली। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया यह भी जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही गहने व्यवस्थित कर रहे थे और इसी दौरान सुबह करीब 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग अंदर गए। ज्वेलरी शोरूम में दाखिल होते हैं बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो पिटाई कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद वहां से रफू चक्कर हो लिए। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में यह वारदात हुई, सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है ये शोरूम। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से निकलते हैं, गुजरते हैं और इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है। वहीं देहरादून की सबसे बड़ी डकैती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। और इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बदमाशों ने दोन पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। दरअसल बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही गहने व्यवस्थित कर रहे थे और इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की है। क्योंकि ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था, रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है, और इसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका डोर पार करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को कि तरमीम कर दी जाए
जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है, वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई है। जो कि इनसे जानकारी हुई है तो इनके हेड ऑफिस से शेयर किया गया है कि अभी महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य जगहों पर भी सेम तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं और इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वहीं देहरादून की सबसे बड़ी डकैती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो देहरादून, जहां सारे मंत्री संतरी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब रहते हैं, और तो और पुलिस प्रशासन के सारे आला अधिकारी जहां पर तैनात हैं, वहां दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे रिलायंस शोरूम से करोड़ों के गहने और जेवर डकैत ले जाते हैं गन पॉइंट पर। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लेकिन कोई इस तरफ सुध नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और आज ऐन दिवाली के वक्त रिलायंस शोरूम में इतनी बड़ी चोरी बताता है कि देहरादून के लोगों का चैन और आराम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि उनके सामने दिन दहाड़े इस तरह से डकैती हो रही है। क्या पुलिस प्रशासन का डर, भय और रसूख इन अपराधियों के मन में होगा? कितना वो घबरा रहे होंगे पुलिस प्रशासन से, ये उस बात की तस्दीक करता है। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी ये माना जा सकता है, लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे और इसका खुलासा होगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस को इस पे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह का वातावरण उनके समय में था, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति से उसकी तुलना करेंगे तो आज उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। या ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिसंबर महीने में देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस बड़ी वारदात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद डर का माहौल है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये वारदात जो सामने आई है ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि कितनी चाक चौबंद है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। ठीक उससे पहले ये चोरी की वारदात ज्वेलरी शोरूम में किस तरीके से दाखिल होते हैं बदमाश, और पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट के जरिए आपके साथ साझा किया। साथ ही दिसंबर में
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है और उससे ठीक पहले ये जो वारदात सामने आई है, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी को लेकर आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप प्रवक्ता कुछ देर बाद जुड़ेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, यूकेडी से हैं। साथ ही सुभाष झा एज ए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं कुंवर जपेंद्र जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष अब सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठा रहा है और उठाना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना सामने आई है इसको लेकर कितनी व्यवस्थित है कानून व्यवस्था, और साथ ही दीपावली का त्योहार भी सिर पर है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी। त्योहार के टाइम पे कैसे निपटेगा प्रशासनिक अमला? घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है और पहली घटना है। आज से पहले राजधानी में ऐसा कभी नहीं हुआ। अपराधियों ने जो ये वारदात करी है, तो निश्चित तौर पर सरकार भी सख्त है, डीजीपी भी सख्त है और पूरा पुलिस महकमा इस केस को पूरी तरह से इस पे सख्ती से देख रहा है और बहुत जल्दी इस केस को खोल दिया जाएगा। अपराधियों के लिए उत्तराखंड की जमीन को किसी भी तरह से उपजाऊ नहीं होने दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प भी है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निश्चित तौर पर डीजीपी भी बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमा काम कर रहा है। ये अपने आप में आश्चर्यचकित। तो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे जपेंद्र जी? अगर इतना सक्रिय है पुलिस प्रशासन, इतना जिम्मेदार है, और आपने कहा कि ऐसी कोई भी घटना को व्यवस्थित बनाए रखना जिम्मेदारी है, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही है? निश्चित तौर पर यह आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है और उत्तराखंड के निर्माण के बाद ये पिछले 23 वर्षों में पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, लेकिन अगर ये लेकिन जपेंद्र जी, तो अपराध इतने सालों से नहीं हुआ, ठीक है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये अपराधी नए नए तो मार्केट में नहीं आए ना। ये अपराधी तो पहले से रहे होंगे और तभी शातिराना अंदाज में इन्होंने अपराध को, लूट की वारदात को अंजाम दिया होगा। अपराधी कितने भी होशियार हों, कितने भी खतरनाक हों, उत्तराखंड की पुलिस पे हमें भरोसा है और अपने पुलिस निष्ठावान कर्मठ पुलिस अधिकारियों पे भरोसा है। तो बहुत जल्द ही ये खबर आने वाली है, बहुत जल्दी इसका खुलासा, सुराग मिल चुके हैं पुलिस विभाग को, बहुत जल्द ही गिरफ्तारियां होकर इस केस का खुलासा होने जा रहा है और भविष्य में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपराधियों की हिम्मत ना हो कि उत्तराखंड में और राजधानी में इस तरह की वारदात को अंजाम देने की अपराधी सोचे। ठीक है, हम मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से, जो लूट की वारदात सामने आई? अभी तक हम यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते थे और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन उत्तराखंड से जो ये घटना, लूट की वारदात सामने आ रही है, जैसा कि जपेंद्र जी कह रहे हैं, इतने सालों में ये पहली बार ऐसी वारदात सामने आई है और विपक्ष इसे शर्म की बात करार दे रहा है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है इस देवभूमि में, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, जो एजुकेशनल हब है, जहां पर IMA, आपका FRI, बड़े बड़े मुख्यालय, अधिकारियों के मुख्यालय हैं यहाँ पे, और तो और 500 मीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। हार्ट ऑफ द सिटी में इस तरह की वारदात हो रही है। ऐसी दयनीय कानून व्यवस्था है और यह सब उस समय हो रहा है जब उच्च स्तर की सुरक्षा VIPs के लिए पूरे शहर में तैनात आते हैं। जपेंद्र जी, सुन लीजिए पहले। इससे बड़ी शर्मनाक घटना आज तक इस देवभूमि में नहीं है। विपक्षी क्या, पूरे राज्य की, देहरादून की और राज्य की क्या कहे, मैं विश्व स्तर पर ऐसी घटना जो है देहरादून को पूरा शर्मसार कर रही है कि सरकार के नीचे से और पुलिस के नीचे से इतनी बड़ी वारदात हो गई और
कोई पकड़ नहीं पाए और उनकी क्या व्यवस्था थी, इसलिए जो है यह सब क्यों हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अंकिता हत्याकांड देखे आप सब सरकार की यह सब चीजें क्यों हो रही, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, यह सब सरकार की असफलता को दर्शा रहा है। और ठीक है, मुख्यमंत्री जी को इन्वेस्टर मीट करने से ही फुर्सत नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ मालूम नहीं है। तो ठीक है, दिसंबर से पहले, वाकई दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होनी है और उससे पहले ये घटना सामने आती है। इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जपेंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। शर्म आनी चाहिए विपक्षी दलों को कि ये राजनीति का मौका नहीं है। उत्तराखंड में ये पहली घटना हुई है और इस पहली घटना के बाद क्या उत्तराखंड हम सबका नहीं है? जपेंद्र जी, विपक्ष का काम है जो सवाल उठाना, तो वो तो सवाल उठाएगा, सजेशन देगा, सुझाव देगा, मानना ना मानना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। बीच में नहीं प्लीज, हम बीच में नहीं बोलते हैं, अब बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है जपेंद्र जी, अपनी बात को पूरा करें। लेकिन ये राजनीति का मौका नहीं है। अगर विपक्ष इसमें राजनीति ढूंढ रहा है तो निश्चित तौर पर यह उत्तराखंडियों का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा विपक्ष। ठीक है, विपक्ष मुक्त चाहते हैं, विपक्ष मुक्त नहीं चाहते, एक सार्थक विपक्ष चाहते हैं। एक सार्थक विपक्ष प्रदेश होता है और विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, और जब जब विपक्ष अपनी भूमिकाओं से पीछे, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे भागता है तो निश्चित तौर पर उसे नकारा विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए जपेंद्र जी? देखिए, उत्तराखंड में ये अपने आप में ये पहली घटना है और इस पहली घटना के बाद निश्चित तौर पर सरकार सख्त है, पुलिस विभाग सख्त है, सरकार के लिए ये चिंता का विषय है और ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। हमने शुरू में ही कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराधी लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल गया इसे उठाने के लिए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। और राजनीतिक व्यक्ति अगर राजनीति ना करे तो ऐसा कैसे मुमकिन है, ये आप भी जानते हैं और यहाँ पर बैठे हुए सारे पैनलिस्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी भी यूकेडी से जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, इस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किसका फेल्योर यहाँ पर नजर आ रहे हैं? मंजू जी, आप इस बात को लेकर आप बोलिएगा, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी सोनी जी, बात समझने की है कि पूरा राज्य कल स्थापना दिवस मना रहा था, पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के बगल में डकैती पड़ना ये प्रशासनिक इकाई का फेलियर है, और वो तब है जब भारत के राष्ट्रपति देहरादून में मौजूद थी। समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले एक हफ्ते से पुलिस सारे होटलों की चेकिंग करती है, हर उन संदिग्ध जगहों पर पुलिस पहुंच जाती है जहां से कोई गतिविधि होने की आशंका होती है। ऐसे में 23 वर्ष पूरे होने के बाद जो डकैत थे उनका इतना दुस्साहस कि वो पुलिस मुख्यालय के बगल में डकैती कर दे दिन दहाड़े, और वहां से मात्र आधा किलोमीटर पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम। समझ सकते हो सोनी जी, इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है उत्तराखंड में, और कानून का फेलियर अगर है और इस पर अगर विपक्ष आवाज उठाए तो स्थितियां आप समझ सकते हो कि किस तरीके से विपक्ष को घेरा जा रहा है। क्या ये ना समझा जाए कि पुलिस प्रशासन का फेलियर है, योग्य अधिकारियों की अनदेखी जी, तो सरकार की सत्ता ललूप में लगे हुए उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है? क्या ये इस कारण ऐसी व्यवस्था हुई है? मुख्यमंत्री का घटना के बाद अधिकारियों पे कार्रवाई न करना यह बताता है कि दिल्ली के दबाव में मुख्यमंत्री महोदय खुद लाचार हैं, वो अधिकारियों को कैसे डांटे? क्या ये ना समझा जाए? सोचिए कि जो पुलिस उत्तराखंड के मूल निवासियों के चालान काटने में, गाड़ी उठाने में इतनी व्यस्त है कि आदमी सड़क पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। वो गाड़ी अंदर बैठा ड्राइवर और ऊपर से क्रेन उठा के उसको ले जाती है। 2-2 हजार के चालान काटने में जितनी मुस्तैदी पुलिस दिखा रही है, तो क्या ये पुलिस का फेलियर ना माना जाए? जपेंद्र जी, क्या राष्ट्रपति की जान को सुरक्षा थी? क्या इस बात पर सवाल ना खड़ा किया जाए? अगर हम इन बातों को कह रहे बिल्कुल हैं तो कोई भी अगर ठीक बात सोनी जी,
हमारा विपक्ष के नेता होने के नाते यह कहना है कि राष्ट्रपति के राज्य के अस्थायी राजधानी में होना और वहां यह घटना घट जाना, बंदूकधारी देहरादून में खुलेआम घूम रहे, और ऐसे में आप कह रहे हो कि विपक्ष जो है गलत बोल रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर पुलिस अपने आप में योग्य हो सकती है। मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी समझ रहा हूं कि 2 हफ्ते में पुलिस इनको पकड़ भी लाएगी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो पुलिस चालान काटने में मुस्तैद हो, वो पुलिस राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध लग गई। समझो इस बात को कि आधे किलोमीटर में डकैती पड़ गई, पुलिस को पता नहीं चला। कैसी सरकार है? और ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्रवाई ना करना यह बताता है कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली के दबाव में है। वो कैसे किसी अधिकारी चलिए, मुख्यमंत्री ने तो इस घटना को लेकर नाराजगी जता दी और उन्होंने इस बात के लिए निर्देशित भी कर दिया आला कमान को, आला अधिकारियों को, कि इसमें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो जपेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लूट की वारदात जो सामने आई है रिलायंस ज्वेलरी शोरूम से, जो घटना सामने आई, अगर कानून व्यवस्था व्यवस्थित थी तो ये घटना, ये कैसे इतने शातिर चोर यहाँ पर आकर इस तरीके से शातिराना अंदाज में अंजाम देकर चले जाते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आपके प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, दर्शन डोभाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का भी रुख करेंगे, सुभाष झा जी का। दर्शन डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, पहले सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दर्शन डोभाल जी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? मामले में ठीक है भाई। देखिए सोनी जी, ऐसा है कि अभी हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय कुंवर जपेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने इस बात को 2 बार कहा है कि ये राज्य के अंदर पहली घटना। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, उनको लगता है कि लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कुंवर साहब। आपको शायद या तो आप भूल गए, आपकी याददाश्त ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि दूसरों की याददाश्त कमजोर है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के नेता के घर पे डाका पड़ा था, याद है आपको, तो डोयाले में, या भूल गए उसको? तब या शहर से बाहर थे आप? तारीख में बता दूं, भाजपा के नेता के यहां भी पहले डाका पड़ा था, ये ट्रेलर था। उसके बाद ये जो घटना हुई है कल, 20 करोड़ की जो डकैती हुई है उत्तराखंड के अंदर, ये ऐसे वक्त में हो रही है जब राष्ट्रपति का दौरा यहां पर है, जब सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, जब कहते हैं कि एक परिंदा भी पर ना मार सके, कौमी का ऑपरेशन होना चाहिए था अपराधियों के लिए, तब ऐसी घटना सामने आ रही है। और ये इसलिए घटना हो रही है, मैं इसका एक और कारण बता दूं कि जिस राज्य का मुखिया गंभीर ना हो अपने जनता के प्रति, और जिस महकमे का मुखिया अपने दायित्व को ना समझता हो, वो अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर ना हो, तो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी गंभीर नहीं हो सकते हैं। और ये इसका यही कारण है कि हमारे जो पुलिस महानिदेशक हैं वो तो फोटो खिंचवाने में मस्त है। कई वीआईपी मूवमेंट देहरादून में हो रहे हैं, आप देखते हैं आए दिन जो है फोटो डालते रहते हैं, अपने फेसबुक वॉल पे डालते हैं। उनका मकसद अभी फोटो डालना, अपने आप को प्रचार करना, अपना वो एक तरह से स्टार बनने की मुहिम जो उनकी है। उनको लगता है रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा जो है हाईलाइट रहूंगा, तो शायद उनको पॉलिटिक्स में भी मुझे लगता है कि उनकी बहुत रुचि है। बहुत जल्दी उनको हम चुनाव लड़ते हुए भी देखेंगे। और क्योंकि वो भाजपा की लगातार जो मदद करते आ रहे हैं, आपने देखा होगा, एक तरफ हमारे निदेशक जी एक किताब निकालते हैं, खाकी में भी, क्या कौन सी किताब थी उनकी, खाकी में इंसान, और दूसरी तरफ उस खाकी में इंसान किताब लिखने के बाद
अपने ही महकमे के लोगों के ऊपर वो अत्याचार करते हैं। जब वो 4600 पे ग्रेड का मामला आता है तब उनके अरमानों को कुचला जाता है, उनकी मांग को ठुकराया नहीं जाता है, बल्कि उनके परिवार जब अपने मांग के लिए वो खुद ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, और अपने परिवारों को धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए भेजते हैं गांधी पार्क में, तब उनको जबरदस्ती गाड़ियों में जो खदेड़ा जाता है, उनको ठूसा जाता है, गाड़ियों में भगाया जाता है, अपने ही कुनबे के लोगों को, मैं कहूंगा अपने ही महकमे के लोगों को। तो ऐसा इंसान, इसका दोहरा चरित्र, एक तरफ खाके में इंसान की बात करता है, दूसरी तरफ वो उसी अपने महकमे के लोगों के साथ में अत्याचार करता है। और सीधा मकसद जो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी आपराधिक मामलों में बिल्कुल भी वो गंभीर नहीं है। वो कहीं भी मुझे कोई एक वारदात बता दीजिए, आजकल कोई जब मामला वारदात होती है या कोई मामला होता है तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। मैं खुद इस बात चलिए, हालांकि इस घटना को लेकर तो एसएसपी ने बोला है कि बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे अपराधी, लेकिन अगर सलाखों का अपराधियों के जहन में डर होता तो शायद ये घटना इस तरीके से सामने नहीं आती। जपेंद्र जी जवाब दे दीजिए इस बात का, इसके बाद सुभाष झा जी का रुख करते हैं। दर्शन डोभाल जी थोड़ा सा इस मुद्दे को लेकर विषय से भटककर व्यक्तिगत हो गए। उनके लिए मुख्यमंत्री भी एक निशाना बना दिए गए और एक डीजीपी भी। तो आप दर्शन जी, हम एक घटना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के डीजीपी अच्छे नहीं लगते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है नहीं जो ये अभी इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से डकैती हुई थी। अगर बीजेपी के किसी नेता के घर में, किसी भी बीजेपी से जुड़े हुए शख्स के घर में डकैती होती है तो क्या वो चोरी की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? देखिए, उस घटना का खुलासा हो चुका है। वहां आसपास काम करने वाले लोग और संदिग्ध लोग उसमें शामिल थे, और जब भी कोई अपराध होता है और अपराध होने के बाद अगर उस अपराध का खुलासा ना हो तब तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की और पुलिस विभाग की अधिकारियों की आलोचना अच्छी लगती है। अपराध होने का इंतजार करता है प्रशासनिक महकमा। जपेंद्र जी देखिए, अपराधों का एक प्रतिशत निश्चित तौर पर उत्तराखंड निर्माण के बाद उत्तराखंड में बिल्कुल जीरो हो गया था, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों से, पूरे देश भर से लोग आके उत्तराखंड के आसपास या उत्तराखंड में बसे हैं और समय समय पर पुलिस विभाग अपना सत्यापन अभियान चलाता है, अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो उससे काफी चीजों पर रोक लगती है। लेकिन अगर अपराध हो गया तब हमारे पुलिस अधिकारियों की और विभाग की काबिलियत होती है कि उसे कितनी जल्दी खोलते हैं और 100% उसका पर्दाफाश करते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, अपने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों पे, कि इन अपराधियों का भी वही हश्र होगा जो पूर्व की कुछ घटनाओं में अपराधियों का हश्र हुआ है। आपको फिलहाल भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है उत्तराखंड को, और वहां की जनता को अब भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था पर, या फिर विपक्ष को लेकर अगर जिक्र करें जिस तरीके से सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। जपेंद्र जी ठीक है, आपका रुख करेंगे, सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष झा जी, देखा जाए तो एज ए पत्रकार आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चुस्त दुरुस्त है, और अगर है तो ये घटना क्यों सामने आ रही है? अपराधियों के जहन में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है? देखिए सोनी जी, यह निश्चित तौर पर जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होने का ये संकेत है ये घटना। और एक बात जी, रही बात कि चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और एसएसपी बैठ करके हर दुकान की रखवाली तो नहीं करते, लेकिन हाँ व्यवस्थाओं पर नियंत्रण जरूर करते हैं और व्यवस्थाओं का माहौल बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि अजय जी बहुत जाबाज पुलिस अफसर हैं यहाँ के एसएसपी, और अपराध पर नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर अपराधियों ने उनको चैलेंज किया, एक बात, पुलिस व्यवस्था को चैलेंज किया, दूसरी बात, तीसरी बात जो कल एक चीज और भी था, राष्ट्रपति तो थी ही, शाम को अमित शाह गृह मंत्री भी आने वाले थे आईटीबीपी में। शाम को पूरा पुलिस महकमा खड़ा था, यहाँ आईटीबीपी का सीमा द्वार है। कल आज मसूरी में कोई प्रोग्राम था, वहां भी उन्हें जाना था। अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री इस राज्य में, राष्ट्रपति इस राज्य में, इस राज्य के राजधानी में, शहर में
और उस समय और खास करके राज्य का स्थापना दिवस का समारोह है, और तब ऐसी घटना दिन दहाड़े होती है 10 बजे 10:30 बजे के बीच। सवाल ये नहीं उठता कि ये घटना हुई, घटना होकर के वहां बड़ी आराम से वहां से रफू चक्कर हो गए अपराधी। बिल्कुल। जबकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एक अपराधी नहीं थे, 4 और 5 थे। हर चौक चौराहों पर पुलिस थी, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब आए होंगे तब भी, जब गए होंगे तब भी। मैं चूंकि बहुत दिनों तक मैं क्राइम का पत्रकार रहा हूं, बिल्कुल। अब तो अपराध की कुछ प्रवृत्ति और अखबार के तौर तरीके को भी मैं जानता हूं थोड़ा बहुत। अपराधी एक दिन में सीधी आ नहीं गए होंगे, कई दिन से उनकी रेकी चल रही होगी कि ये कब सजाया जाता है, कब दुकान खोला जाता है, कब दुकान बंद होता है। मूल सवाल ये है कि कल जो दिन था और कल जो टाइमिंग थी और कल जिस समय पुलिस का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था पूरी राजधानी की थी, उस समय अगर यह घटना होती है तो ये निश्चित तौर पर पुलिस के लिए ये लज्जाजनक बात है, कानून व्यवस्था के लिए ये लज्जाजनक बात है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये बात मैं अभी कहूंगा और पहले भी मैं दोहराता रहा हूं कि अगर कोई घटना हो गई तो उस मामले में उत्तराखंड के पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो इंग्लैंड नहीं अमेरिका भाग के अपराधी जाएंगे, वो उसको रहस्योद्घाटन करेंगे, उन्हें पकड़ के ले आएंगे, ये भी बात साफ। लेकिन इसके कबल मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ इससे अभी उन्होंने तो कहा भाजपा नेता के यहाँ जो घटना हुई, इससे पहले भी आप देखिए फाइल चोरी की यहाँ घटना होती है सचिवालय से, ये सीधा शासन को चैलेंज है। तो यहाँ नगर निगम चुनौती तो यहाँ भी इस घटना को लेकर भी चुनौती है। 500 मीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय की 500 मीटर की दूरी पर अगर ये घटना हो जाती है तो चुनौती है प्रशासनिक अमले को ये। हाँ, नगर निगम से जो है दस्तावेज गायब होते हैं, ठीक है। अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन था, आज तक यह सरकार बताने में विफल है कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या हुई। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी घटनाएं होंगी और उस पर पुलिस प्रशासन अगर चाक चौबंद नहीं होगा और पुलिस प्रशासन से भी ज्यादा राजनीतिक छूट पुलिस को उतनी नहीं मिलेगी, तो पुलिस फिर काम कैसे करेगा? मूल प्रश्न यह है। और मुझे लगता है कि इसके बाद भी अब सजग हो जाना चाहिए, और हमारे जपंदर भाई भी बहुत सजग काज करता है और सजग प्रवक्ता भी है। तो इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं तो पुलिस का बचाव करेंगे, सत्ता पक्ष का बचाव करेंगे, ये इनका हक है, ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके उनकी ये ईमानदारी है कि वो कहते हैं कि हाँ ये इकलौती घटना है। ऐसा इकलौती घटना नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप की घटना उत्तराखंड में हमारे नहीं होती। यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं दूरस्थ में जहाँ पुलिस चौकियां नहीं है, आज भी पटवारी थाना चलाता है या पटवारी कोई आप थानेदार मान लीजिए, इतनी ईमानदारी अभी है यहाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। जपेंद्र जी, क्या वाकई राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, और क्या दिल्ली के दबाव में, जिस बात का जिक्र किया गया विपक्ष की तरफ से, कि वाकई उत्तराखंड के सीएम दबाव में काम कर रहे हैं? विपक्ष का सोचना बहुत अजीबोगरीब है। विपक्ष हर मुद्दे में, अगर कानून व्यवस्था की बात हो रही हो, किसी आपराधिक घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, और ऐसे में विपक्ष अगर ऐसी बातें करता है तो ये विपक्ष का अपना एक सोचने का नजरिया हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत व्यथित हैं, और पूरा पुलिस महकमा भी वो जी जान से लगा हुआ है, और बहुत जल्द ही इसका खुलासा भी होने का एक समय है कि वो बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, और भविष्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो इसके लिए निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है। अपनी जो अभिसूचना इकाई है उनमें निश्चित तौर पर जो बदलाव आवश्यक हैं या जो उन्हें और स्टाफ बढ़ाने की प्रक्रिया है वो भी निश्चित तौर पर आगे उस पर भी विचार किया जा रहा है, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, कम से कम बीजेपी गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का भरोसा दे रहे हैं, तो हमें इस पे भरोसा करना चाहिए और अपने काबिल पुलिस अधिकारियों पर भी भरोसा होना चाहिए कि वो जी जान से लगे हुए हैं, और घटना अगर अपराधी ने करी तो अपराधी का जो उसका अंतिम वो होगा, अंतिम स्थान जो होगा वो सलाखों के पीछे होगा। मंजू जी, आप जपेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रही थी पहले, और साथ ही जिस तरीके से जपेंद्र जी ने कहा कि ये घटना
को लेकर जो नाराजगी निकलकर सामने आई है सूबे की मुखिया की, उसको लेकर आगे कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो और भरोसा प्रशासनिक अमले पर भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कितना सहयोग, कितनी भागीदारी यहाँ पर विपक्ष की होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई भी सकारात्मक कार्य प्रेजेंट गवर्नमेंट करती है तो विपक्ष हमेशा साथ देता है, लेकिन आप देखिए ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पर भी। वो तो उनका काम है। देखिए, भाजपा वालों का, उन्हीं का नहीं भाई, दीपेंद्र भाई की ही नहीं, इनकी नीति ही यही है कि अपनी बात को इतना फोर्सफुली कहो, चिल्ला चिल्ला के करो कि कोई दब जाए। पर जनता जो है बेवकूफ नहीं है, जनता को पता है, जनता का सरकार के प्रति विश्वास दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। और मैं यूं कहना चाहूंगी कि वो आपने सुना होगा वो नाटक की अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा, ये हाल है यहाँ के मुख्यमंत्री का। वो खाली दिल्ली में दिल्ली वालों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट मीट में बिजी हैं। उनको ये सब, आप ये सोचिए कि आज मैं, जैसे अभी झा जी ने कहा कि दिन में राष्ट्रपति जी इस शहर में हैं और शाम को अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहे हैं, एक एक दुकान के ऊपर आपका एक एक पुलिस है। आज दोपहर में मैं शहर से आ रही थी, मैं देख रही हूँ कि स्कूल के बच्चे तक गेट के बाहर नहीं आ रहे कि पता नहीं कब आ जाएंगे, सारी फोर्स लगी। तो अब बताइए कि जहां पर महिलाएं भी काम कर रही हैं, ऐसी जगह पर, वो भी राजपुर रोड पे, इतनी बड़ी घटना शर्मसार कर देने वाली इस राज्य में, इस शहर में हुई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये क्या महिला सुरक्षित हुई? किसी भी दुकान में आप काम कर रही है उनको बंदी बनाया गया और यहाँ तक कि उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आधे घंटे तक वो लोग मुंह नहीं खोलेंगे। आप बताइए ना, एक तो चोरी, दूसरे सीनाजोरी करके आपके राजपुर रोड पे पुलिस मुख्यालय के पास से इस तरह से डकैत चले जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न मैं इनके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या कहेंगे जपेंद्र जी, जवाब हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन इस पूरी डिबेट में समझाने का क्या प्रयास कर रही हैं, बताने का क्या प्रयास कर रही हैं, इतने स्पष्ट हमारे कहने के बाद भी, ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम एक उत्तराखंडी भी हैं और एक प्रदेश के एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं और हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में पहले भी कहा और बीच में भी कहा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी हमारी प्रवक्ता बहन को चीजें समझ में नहीं आ रही और वो एक रटे रटाए जुमले पर ही अडिग है, तो फिर कैसे विपक्ष से किस सहयोग की आशा की जाए? हमें उम्मीद थी कि विपक्ष ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीति छोड़कर एक सहयोगी की भूमिका में, एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका में, एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में सामने आएगा। तो अब क्या किया जा सकता है? ये अभी कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त हैं, वो डीजीपी अपना काम कर रहे हैं, जो मंजू जी ने सवाल किया उसका जवाब तो नहीं है जपेंद्र जी ये, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति उत्तराखंड के किसी कोने में ना हो। ये आश्वासन है आपकी तरफ से। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, ये जो आश्वासन है ये कितना आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा? क्योंकि आने वाले समय में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है, उसको लेकर भी तैयारियां चरम पर चल रही हैं। सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी मास्टर है इस काम में, करेंगे, देखेंगे, होगा, देखते रहो, चलता होगा, मगर होता कुछ नहीं है। अब इससे बड़ा उदाहरण हम क्या देंगे कि देश की दो बड़ी ताकत उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी में आई, जहां पूरी पुलिस का अमला है और पुलिस कितने दबाव में है ये बताने की जरूरत थोड़ी ना। पुलिस तो अपनी नौकरी बचाने पे लगी है और डकैतों ने सरेआम पुलिस मुख्यालय के बगल से डकैती डाल दी और यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं पकड़े जाएंगे, देख लेंगे, होगा। ये जो चल रहा है इससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, पुलिस दबाव में काम कर रही है, इसीलिए पुलिस से चूक हो रही है। वरना मैं नहीं मानता, यदि पुलिस स्वतंत्र होकर काम कर रही होती तो उत्तराखंड के अंदर ऐसी वारदात कभी नहीं होती। दुर्भाग्य हमारा है कि सत्ता के इर्द गिर्द पूरा सिस्टम चल रहा है और पुलिस को जो काम दिया हुआ है बहुत अच्छा कर रही है पुलिस, रोज गाड़ी उठा रही है, रोज चालान काट रही है, ये काम उनको दे रखा है उगाई का। और उसका परिणाम आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति का देहरादून में होना
और घटना का अंजाम देकर अपराधी 25 किलोमीटर दूर निकल भी जाना। आते हैं जपेंद्र। आप समझ सकते ही हो कि पुलिस का कितना बड़ा फेलियर है। मगर आप देख लीजिए भाजपा के प्रवक्ता को, वो मानने को तैयार नहीं है। अब अगर 4 दिन बाद वो पकड़े भी जाएंगे तो ये कहेंगे धामी जी ने पकड़ा, धामी जी की वजह से ऐसा हुआ। धामी जिंदाबाद, धामी है तो सब कुछ है। अब क्या आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछा जाए, क्या ये डकैती धामी जी की कामयाबी का एक हिस्सा है? क्या ढाकड़ धामी जी के शासनकाल में ऐसे ही व्यवस्थाएं चलेंगी? तब इनसे जवाब नहीं बनता, तब ये विपक्ष को गरियाने लगते हैं ये कहकर कि विपक्ष को जो है हमारा सहयोग, मतलब डकैती कर जाए। जपेंद्र जी यहाँ तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। ये तरीका है, ये कोई तरीका है? हम ये कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति के नजदीक कोई घटना घट जाती तब क्या जवाब देते? गृह मंत्री जहां पूरा पुलिस का सर्वोपरि व्यक्ति यहाँ पर है, यदि गृह मंत्री के साथ कोई घटना घट जाती तब क्या करते? तभी हम ये कहते हैं कि ढाकड़ धामी के शासनकाल में जो हुआ सही हुआ। भाई हमारा विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़ा करना है। हम यहाँ के एसएसपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एसएसपी का फेल अगर हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार फेल है। एसएसपी को स्वतंत्र होकर जब काम करने नहीं दोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो चूक होगी। अब जपेंद्र जी, आपके आश्वासन से भी विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है। नीति और नियम में ये हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है। हम शांति जी को एक बहुत ही गंभीर उत्तराखंड क्रांति दल का प्रवक्ता और नेता मानते थे, लेकिन इनकी गंभीरता का भी भगवान ही मालिक है। तो हम एक बार फिर शांति जी को ये भरोसा दिलाने का प्रयास करेंगे, हम एक बार फिर शांति जी को भरोसा दिलवाने का प्रयास करेंगे कि गंभीरता सत्ता पक्ष की बेहद जरूरी है। भविष्य में उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश का पुलिस महकमा निश्चित तौर पर ये आपको भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो अंकिता हत्याकांड में भी आप ऐसे ही कह रहे थे, डोईवाला वाले कांड में भी आप ऐसे ही कह रहे थे। अपराधी सलाखों के पीछे हैं और सरकार वीवीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं है। जपेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, आश्वासन और भरोसे में भी इंसान को भरोसा होना चाहिए। विपक्ष के अलावा अगर उत्तराखंड वासियों का जिक्र करें तो उनको इस बात पर भरोसा होना चाहिए। दर्शन डोभाल जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, इस आश्वासन से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी? सोनी जी, यहीं से शुरू करता हूँ। कुंवर जपेंद्र जी की बात से। कुंवर जपेंद्र जी का कहना है कि वीआईपी जो है अंकिता हत्याकांड के अपराधी सलाखों के पीछे। हाँ, वो कुछ अपराधी सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन असली वीआईपी पर्दे के पीछे है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने छिपा कर रखा हुआ है। ये भी बात साथ में लागू होती है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री तो केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं और बिजी हैं, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ के आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है दर्शन डोभाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुझे आ रही है जी, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस महानिदेशक जब तक खुद गंभीर नहीं होंगे तब तक ये अपराध होते रहेंगे। और अपराध की कई घटनाएं आपको याद होगा, आजकल एक ऐसी घटना हुई है और आप गूगल कर सकते हैं कि अब जब अपराधी कहीं आते हैं तो अपनी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा कर आते हैं। ये घटना भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज में उनको अपराधी को पता है कि अगर अपराध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा करके आप आराम से अपराध को अंजाम दे सकते हो, निकल सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां चेक नहीं होंगी। क्योंकि इनकी दहशत इतनी है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से कोई अगर आएगा तो पुलिस उसको चेक नहीं करेगी। और इसी का फायदा अपराधी उठा रहे, ये गैंगस्टर उठा रहे, ये चोर डकैत उठा रहे। और डकैती तो सोनी जी मैं कहूंगा उत्तराखंड को तो आदत पड़ी है डकैती झेलने की। डकैतियां दो तरह की है, एक होती है गन पॉइंट पर जो कल हुई है रिलायंस के शोरूम में,
और एक होती है पेन पॉइंट पर जो सचिवालय में होती है, जो इन सफेद पोशों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सचिवालय में बैठे जो डकैत थे, वो अपने पेन से जो डकैती करते हैं, वो डकैती इससे 20 ठीक है, फाइनल कमेंट लेते हैं क्योंकि समय कम है। जपेंद्र जी, जब बीजेपी का लोगो लगाकर ही अपराधी अपराध को अंजाम देंगे तो ये अंकुश कैसे लगेगा अपराधियों पर? खौफ होगा नहीं? चलिए, संपर्क टूट गया है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।